अमरावती लोकसभा सीट से कौन उम्मीदवार होगा ये तो आगामी चुनाव के ठीक पहले ही मालूम चलेगा। लेकिन अमरावती में लोकसभा चुनाव के लिए अभी से सभी पार्टियां अपनी तैयारी में लग गई हैं। इसके साथ ही कई नेता अपनी उम्मीदवारी को लेकर भी दावा करने लगे हैं। इन सब के बीच ही भाजपा नेता डॉक्टर अनिल बोने ने स्पष्ट किया है कि कमल के चुनाव चिन्ह पर ही उम्मीदवार उतारा जाएगा। वैसे उम्मीदवार कौन होगा ये तो वरिष्ठ नेता ही तय करेंगे। इस दौरान वर्तमान सांसद नवनीत राणा को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर वो भाजपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ती है तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी, लेकिन उम्मीदवार कौन होगा ये तो पार्टी के वरिष्ठ नेता ही समय आने पर फैसला करेंगे। अमरावतीमधल्या जनतेला कमळ पाहिजे, भारतीय जनता पक्षाचं उमेदवार पाहिजे आणि मोदीजींना सातत्यानं साथ देणारा कमळावरचा उमेदवार अमरावती जिल्ह्यातल्या जनतेला हवा आहे, ही जनभावना आहे। आणि त्यामुळं भारतीय जनता पक्षाचा कमळावरचा उमेदवार निश्चित असावा, ही मागणी आम्ही भारतीय जनता पक्षाच्या वतीनं करणार आहोत आणि निश्चितपणे त्याला निवडून आणणार आणि मोदीजींना अमृतकालासाठी काम करण्यासाठी अमरावती जिल्हा संपूर्णतः त्यांच्या पाठीशी राहणार। सध्या खासदार नवनीत राणांनी भाजपला सपोर्ट केलेला आहे। त्या जर निवडणुकीच्या रिंगणात असल्या तर बावनकुळे देखील म्हणाले होते की भाजपवर लढावं। निश्चितच भाजपवरच लढलं, कमळावरच लढलं तर अधिक चांगला आशीर्वाद मिळेल आणि त्या संदर्भात भारतीय जनता पक्षाचे जे श्रेष्ठ नेते आहे, प्रदेशाध्यक्ष आहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत आणि प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी आहेत, देवेंद्रजी फडणवीस आहेत, हे सक्षम आहेत निर्णय घेण्याकरता। परंतु जनभावना ही भारतीय जनता पक्षाचा कमळाचा उम्मीदवार असावा अशी है। अमरावती जिले में एसटी बसों की स्थिति से सभी परिचित है। स्थिति यह है कि कुछ घंटों के सफर में भी ये बसें कुछ न कुछ खराबी आने की वजह से बीच सड़क पर ही रुक जाती है। एसटी को एक समय एक ऐसी सेवा के रूप में देखा जाता था जो आरामदायक तो नहीं तो भी सुरक्षित यात्रा की गारंटी देती थी, लेकिन अब यही एसटी यात्रियों के लिए सिरदर्द बन गई है और यात्री लगातार खराब हो रही सेवा से तंग आ चुके हैं। पुरानी हो चुकी बसों, जरूरी कलपुर्जों का न आना, बसों का समय पर रखरखाव न होना और मैकेनिकों की ढिलाई के कारण एसटी का सफर अब सुगम नहीं रह गया है। इसका असर यात्रियों पर पड़ रहा है और अमरावती विभाग में गर्मी के मौसम में हर दिन 2 से 3 बसें रास्ते में ही खराब हो रही है। इससे सबसे ज्यादा परेशानी यात्रियों को ही हो रही है। अमरावती एसटी विभाग में करीब 50 बसों की उम्र 12 से 13 साल होने के बावजूद उन्हें लापरवाही से चलाया जा रहा है। पहले से ही 100 बसों को सेवा से बाहर कर दिया गया है। वैकल्पिक, मध्यम और लंबी दूरी की यात्राओं के लिए बसों की संख्या कम कर दी गई है। अब ऐसे में इन बसों के पुराने होने से और भी समस्या आ रही है। मंदिर की पवित्रता, शिष्टाचार और संस्कृति को बनाए रखने के लिए अमरावती जिले के 8 मंदिरों में ड्रेस कोड लागू किया गया है। इन मंदिरों में अब तंग कपड़ों में अनुमति नहीं मिलेंगी। अमरावती के प्रसिद्ध अंबा देवी संस्थान, बालाजी मंदिर, पिंगलाई देवी मंदिर समेत जिले के अन्य 8 मंदिर शामिल हैं। नागपुर के बाद अब अमरावती जिले में भी मंदिरों में ड्रेस कोड को लागू किया गया है। ये ड्रेस कोड मंदिर की पवित्रता, शिष्टाचार और संस्कृति को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसलिए अमरावती जिले के अंबा देवी संस्थान, बालाजी मंदिर, जयसम चौक, पिंगला देवी देवस्थान निरपिंगलाई, संतोषी माता मंदिर, आशा मनीषा देवी संस्थान दरियापुर, लक्ष्मी नारायण देवस्थान देवली, शैतूत बाग हनुमान मंदिर परतवाड़ा और दुर्गा माता मंदिर वैष्णो धाम मंदिरों में ड्रेस कोड लागू करने का निर्णय लिया गया है। इन मंदिरों में दर्शन के दौरान अश्लील और तंग कपड़ों में किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं है। आज या ठिकाणी पत्रकार परिषद झाली आहे। त्या पत्रकार परिषदेमध्ये सर्वानुमते सर्व विश्वस्त या ठिकाणी आलेले होते आणि या ठिकाणी एकमताने निर्णय झाला आहे की उद्यापासून काही मंदिरामध्ये तर आजपासूनच सुरुवात झालेली आहे की आपण सुद्धा ही जी प्रथा आहे, चांगली प्रथा आहे, आपल्या संस्कृती, हिंदू संस्कृतीप्रमाणे आपलं जे मंदिराचं पावित्र्य आहे, मंगल्य आहे, हे जपण्याकरता अंगभर कपडे असले पाहिजे तरच अंबादेवीचं किंवा कुठल्याही मंदिराचं, मी अंबादेवीच्या बाबतीतच नाही बोलणार, तर जेवढे काही असंख्य मंदिरं आपल्या अमरावतीमध्ये आहे किंवा महाराष्ट्रामध्ये आहे त्या सर्व मंदिरामध्ये सर्व भक्तांनी अंगभर कपडे, आमच्या विदर्भाचा शब्द आहे, अंगभर कपडे घालून जावं एवढीच मी सर्व भक्तांना नम्र विनंती करते। आणि खरोखरच मला मान्य आहे आणि मला माहित आहे की माझे जे भक्तगण आहे, ज्यांच्या श्रद्धा भावना या देवाप्रती जुळलेल्या आहे, ते नक्कीच याचं पालन करतील।
कुठलाही आम्हाला त्रास होणार नाही, अगदी सहजपणे हा निर्णय आमचा लागू होईल एवढंच या ठिकाणी सांगते आणि पुन्हा एकदा भक्तांना विनंती करते की या नियमाचं आपण पालन सर्वांनी करावं। महाराष्ट्र मंदिर महासंघ समन्वयक सुनील घनवट का कहना है कि मंदिर एक धार्मिक स्थान है, इस स्थान पर धर्म का पालन करना चाहिए। मंदिर में वस्त्र का महत्व व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं बल्कि धर्म है, इसलिए ऐसे कई मंदिरों में एक के बाद एक ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। आज अमरावतीमधल्या 8हून अधिक मंदिरांनी आपल्या मंदिरामध्ये वस्त्रसंहिता लागू करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे आणि आजपासून आणि उद्यापासून या 8 मंदिरांमध्ये वस्त्रसंहिता लागू होणार आहे। अमरावतीचं सुप्रसिद्ध असलेलं अंबादेवीचं देवस्थान आहे, महाकाली शक्तीपीठ आहे, त्याचबरोबर बालाजी मंदिर आहे, संतोषी माता मंदिर आहे, पिंगळाई देवस्थान आहे, अशा अनेक मंदिरांनी हा निर्णय घेतलेला आहे। त्याचबरोबर आज मंदिरात वस्त्रसंहितेची आवश्यकता काय हा प्रश्न उपस्थित केला जातो। या ठिकाणी अंग प्रदर्शन करणारे तोकडे कपडे, अशोभनीय कपडे, असभ्य कपडे घालून मंदिरामध्ये प्रवेश करू नये अशा प्रकारचा निर्णय या ठिकाणी घेण्यात आलेला आहे आणि सात्विक वेशभूषा करूनच मंदिरात प्रवेश घेण्यात यावा। ज्यावेळेस मंदिराच्या बाबतीतला निर्णय घेतला जातो, वस्त्रसंहितेच्या बाबतीतला निर्णय घेतला जातो, त्यास काही राजकीय मंडळी आणि तथाकथित पुरोगामी याला विरोध करतात, परंतु हेच पुरोगामी हे राजकीय मंडळी ज्यावेळेस एखादा मुसलमान त्या काबामध्ये मक्का मदिन्याला काबाचं दर्शन घ्यायला जातो त्यावेळेस तो अर्ध वस्त्रामध्येच असतो, त्यावेळेस यांची बोलण्याची हिंमत होत नाही। कुठलीही मुस्लिम महिला बुरखा तिची घालण्याची इच्छा असू दे किंवा नसू द्या त्याबद्दल कधी बोलत नाहीत, परंतु हिंदूंच्या मंदिरात तीच वस्त्रसंहिता लागू केल्यानंतर मात्र हे गळे काढतात। हे सगळं दुटप्पीपणाचं आहे। हिजाबला समर्थन आणि मंदिरातल्या वस्त्रसंहितेचा या ठिकाणी विरोध, या सगळ्या गोष्टींचा आम्ही निषेध पण करतो आणि मंदिर महासंघाच्या वतीने आणि सर्व मंदिराच्या वतीने येत्या 2 महिन्यामध्ये अमरावती जिल्ह्यातल्या 25हून अधिक मंदिरात आणि महाराष्ट्रामधल्या 300हून अधिक मंदिरात 6 महिन्यांमध्ये ही वस्त्रसंहिता लागू होईल। यासाठी महाराष्ट्र मंदिर महासंघाबरोबर सर्व मंदिर विश्वस्त या ठिकाणी कार्यरत राहतील आणि येणाऱ्या भाविक भक्तांना आमचं आवाहन आहे सात्विक वेशभूषा करूनच आपण मंदिरात दर्शनासाठी यावं आणि या ठिकाणी दर्शनाचा लाभ घ्यावा। आशीर्वाद से और हिंदू जन जागृति के लिए आज हम लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो पत्रकार परिषद भी है और हम लोगों के यहाँ पे जो पत्रकार भाई बंधु आए हुए हैं, सभी चैनल आए हुए थे, इसके लिए हम लोग माता के आशीर्वाद से इनका मैं महाकाली माता शक्तिपीठ की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और माता के आशीर्वाद से आज जो हम लोगों ने हिंदू जन जागृति के हिसाब से जो प्रोग्राम लिया है यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो इस कारण प्रोग्राम लिया हम लोगों ने कि जो हमारी बेटियाँ, जो हमारी लड़कियाँ, जो हमारी माताएं बहनें जो हर मंदिर में जाते हो तो हर मंदिर में जाते हो तो आज हमको हमारा स्वरूप से जाना चाहिए। आज हम लोगों को जो हमारे घर में जो हमको संस्कार मिले हुए हैं कुछ तो भी संस्कार हमारे को बदलने का है। सिर्फ मंदिर में जाने के लिए उनके अपने को वस्त्र धारण, भारतीय वस्त्र धारण कैसे अपने को पहनने का है, उस वस्त्र धारण आप लोग पूरा ड्रेस पहन के आइए, ऐसा हाफ ड्रेस ना पहनिए। यह हम सभी मंदिरों से हम लोग सभी हमारे माताएं बहनों से ये निवेदन करते हैं कि हमारे माताएं बहनें, हमारी लड़कियां, हमारी बेटियां जो मंदिर में दर्शन करने जाते हैं वो पूरे के पूरे भरपूर ड्रेस पहन के जाइए। यह हम लोगों की आपसे नम्र निवेदन है। राज्य में 12वीं कक्षा की परीक्षा के नतीजे आने के बाद बोर्ड द्वारा मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए छात्रों के ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करना शुरू हो गया है। कक्षा 12वीं के परिणाम ऑनलाइन घोषित होने के बाद अंक मूल्यांकन, उत्तर पुस्तिकाओं की छाया प्रति की मांग और पुनर्मूल्यांकन के उद्देश्य से छात्रों के आवेदन 5 जून तक ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। इसके लिए छात्रों को बोर्ड की वेबसाइट पर निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा करना होगा। इसके लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन प्रक्रिया से करना होगा। उत्तर पुस्तिकाओं के अंक एवं फोटोकॉपी के सत्यापन एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पुनर्मूल्यांकन, प्रवेश योग्यता, JEE, नीट के आगामी दिनों में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के साथ साथ सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध में सभी विभागीय बोर्डों को निर्देश दिए गए हैं। अलग अलग विषयों के आंसर शीट का भी पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। उसके लिए भी छात्रों को ऑनलाइन आवेदन कराना होगा और फीस का भुगतान भी ऑनलाइन करना होगा। अंक सत्यापन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि गुरुवार 26 मई से सोमवार 5 जून 2023 तक है। अंक सत्यापन के लिए प्रति विषय 50 रुपए का शुल्क ऑनलाइन मोड के माध्यम
माध्यम से बोर्ड को जमा करना होगा। जो छात्र उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी चाहते हैं वे ईमेल, हस्त वितरण और पंजीकृत डाक के माध्यम से इनमें से किसी एक विकल्प का चयन कर सकते हैं। इसके लिए छात्रों को संबंधित विभागीय बोर्ड के निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अमरावती मंडल सचिव तेजराव काले ने इस संबंध में जानकारी दी। इस बार पंढरपुर में आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर राज्य के अलग अलग प्रसिद्ध मंदिर से पालकी के साथ वारकरी आते हैं। अमरावती के अंजनगांव सुरजी से संत रूपलाल महाराज की पालकी भी भजन कीर्तन करते हुए पंढरपुर के लिए रवाना हुई। बुधवार तड़के ही पालकी प्रस्थान समारोह की तैयारी शुरू हो गई थी। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु संत रूपलाल महाराज के समाधि स्थल पर दर्शन व समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान टाल मृदंग की ध्वनि से पूरा वातावरण गुंजायमान हो गया था। इस पालकी समारोह की परंपरा को 28 साल पूरे हो रहे हैं। संत रूपलाल महाराज के पालकी प्रस्थान समारोह में विधायक बलवंत वानखेड़े भी शामिल हुए और पालकी के दर्शन किए। आषाढ़ी वारी के अवसर पर पंढरपुर में प्रवेश करने वाले संतों की पालकियों में संत रूपलाल महाराज पालकी समारोह का विशेष महत्व है। इस पालकी के साथ शामिल वारकरी 30 दिनों तक 750 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं। जगह जगह इस पालकी का स्वागत किया गया। अमरावती के मोर्शी चांदूर बाजार मार्ग पर राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य मानसून से पहले पूरा कर नागरिकों को राहत देने की सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने कलेक्टर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अमरावती प्रभारी जिलाधिकारी विजय भाकरे के कक्ष में आयोजित बैठक में सांसद अनिल बोंडे बोल रहे थे। इस अवसर पर खानापुर के ग्रामीण भी उपस्थित थे। मोर्शी चांदूर बाजार नेशनल हाईवे पर स्थित खानापुर में हाईवे का काम अधूरा है। हाईवे के काम के लिए 26 लोगों की जगह ली जाएगी। उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना चाहिए और पैसा तुरंत उपलब्ध कराना चाहिए ताकि मानसून से पहले राजमार्ग का काम पूरा किया जा सके। सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने समस्याओं पर विचार करते हुए खानापुर के ग्रामीणों की उपस्थिति में कलेक्टर के साथ बैठक की और कलेक्टर एवं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकारियों को नागरिकों की समस्याओं का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पुनर्वास अधिकारी अतुल दलवी, अनुमंडल पदाधिकारी डॉक्टर नितिन व्यवहारे, आशीष बिजवल, जल संसाधन विभाग के अभियंता श्रीमती देशमुख सहित अन्य उपस्थित थे। काय जातं ते म्हणजे लायब्ररी ठेवलाय काय नाही मागवलं झालं मागवा ना आमच्या ओळखीचं मागवलं बोलवा 2 मिनिटं हां बोलवा हां नेक्स्ट विषय मोर्शी पासून वरोडकडे जाणारा जो पूल आहे
त्याचं काय झालं? हा सर, त्याच्यामध्ये असं आहे, मोर्शी गव्हाच्या नंतर तो पूल आहे. तर त्याची एक साईड पूर्ण झालेली आहे. एक साईड पूर्ण झालेली आहे, एका साईडला मॉनसून के आगमन के लिए महाराष्ट्र को कुछ दिन और इंतजार करना होगा। ऐसे में अमरावती संभाग में 27 टैंकरों से 25 गांव में पानी की आपूर्ति की जा रही है। एक महीने के अंदर 11 टैंकर बढ़ गए हैं। सबसे ज्यादा 17 टैंकर बुल्ढाना जिले में चल रहे हैं। वर्तमान में अमरावती जिले में 4 स्थानों पर टैंकर चल रही हैं। चिकलदरा तहसील में 3 और चांदूर रेलवे तहसील में 1 टैंकर चल रहा है। बुल्ढाना जिले के 6 तहसील के 16 गांव में 17 टैंकर से पानी की आपूर्ति की जा रही है। यवतमाल जिले के 4 गांवों और वाशिम जिले के 1 गांव में टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जा रही है। पश्चिम विदर्भ में 10 प्रमुख परियोजनाओं में 41.98% जल संग्रहण उपलब्ध है। यवतमाल जिले के ईसापुर बांध में उच्चतम जल संग्रहण 465.99 दलघमी है। अमरावती जिले के उर्धव वर्धा परियोजना में 250 मिलियन क्यूबिक मीटर जल भंडारण है। अमरावती जिले में अभी से ही लोकसभा चुनाव की हवा चल रही है। भाजपा को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों ने सांसद नवनीत राणा के खिलाफ तैयारी शुरू कर दी है। इस बीच कांग्रेस विधायक बलवंत वानखेड़े के नाम पर उम्मीदवारी की चर्चा हो रही है। इस मौके पर विधायक वानखेड़े ने नवनीत राणा की आलोचना की। अनुसूचित जाति के लिए निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होने पर उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग की मांगों के संबंध में सदन में एक भी सवाल नहीं पूछा और कोई बड़ा विकास कार्य नहीं किया गया है। साथ ही विधायक बलवंत वानखेड़े ने आरोप लगाया कि उन्होंने एयरपोर्ट का मसला हल नहीं किया है। अमरावती लोकसभा मतदारसंघ हा अनुसूचित जातीकरता राखीव आहे। आपण पाहतो गेल्या निवडणुकीमध्ये जातीचं खोटा प्रमाणपत्र असून ज्या ह्या निवडणूक लढल्यात नवनीतताई राणा यांचं जातीचं प्रमाणपत्र हे खोटं आहे। परंतु अनुसूचित जातीचं प्रतिनिधित्व करत असताना या मतदारसंघाचं 46 की 64 असे काही प्रश्न गेल्या 4 वर्षात उपस्थित केले, परंतु त्यातील एकही प्रश्न अनुसूचित जातीच्या संदर्भात किंवा त्यांच्या ध्येय धोरणाच्या संदर्भात हा संसदेत मांडलेला नाही, हे खेदानं म्हणावं लागेल। गेल्या काही दिवसापासून जर त्या निवडून आल्यानंतर जर आपण पाहिलं तर कुठलंही विकासाचं काम एकही म्हणजे जे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतलं एखादं काही काम असेल किंवा विकासाचं असेल किंवा एखादी औद्योगिक वसाहत असेल त्या पद्धतीचं कुठलंही काम त्यांनी या मतदारसंघात केलं नाही। एक वेळा पूर्ण म्हणजे जवळपास 4 वर्ष झाले, परंतु एकही काम आपल्याला असं दाखवता येणार नाही की त्यांनी विकासाचे काम केलं। गेल्या 10 वर्षापासून जवळपास एअरपोर्टचा प्रश्न इथं प्रलंबित आहे। तो प्रश्न आजतागायत मार्गी लागला नाही। नेहमी फक्त त्याच्यावर भाष्य केले जाते, परंतु साधा एअरपोर्टचा प्रश्न मार्गी लागला नाही। अमरावती जिले के चांदूर बाजार नगर पालिका क्षेत्र में अन्यायग्रस्त परिवारों ने विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। चांदूर बाजार के पुराने बैल बाजार क्षेत्र में पिछले 40 वर्षों से अतिक्रमण कर रहे 15 परिवारों के घरों से कब्जा हटा दिया था। हालांकि नगर पालिका ने कुछ परिवारों को वैकल्पिक स्थान दिया है, लेकिन कुछ परिवार आश्रय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इससे इन परिवारों ने भूख हड़ताल का रास्ता अख्तियार कर लिया है। विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए अन्याय से पीड़ित परिवारों ने नगर निगम चांदूर बाजार में अनशन शुरू कर दिया। सांस्कृतिक भवन निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है और 15 परिवारों को बेघर कर दिया गया है। जगह जगह बिजली व पानी की आपूर्ति सहित विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए पीड़ित परिवारों ने चांदूर बाजार नगर पालिका क्षेत्र में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। प्रहार कार्यकर्ता पुरानी बैल बाजार क्षेत्र में धरना दे रहे हैं। पिछले 30 से 40 वर्षों से यहाँ रह रहे गरीब विकलांग परिवारों को बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के बेघर करने वाले चांदूर बाजार मुख्याधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग परिजनों ने की है। 20-25 वर्षापासून राहत आहोत आणि आम्हाला नगर परिषद मुख्याधिकारी साहेबांनी 25 तारखेला अतिक्रमण आमचे जागेचे केले, तोडले घरं आमची आणि आम्हाला जागा तोंडी दिली आहे। आम्हाला असेसमेंट दिलेली नाही आहे आणि नळ कनेक्शनही दिलं नाही आहे आणि वीज जी आहे ती दिली नाही आहे। आता जून महिन्याचा वेळ आला आहे, पावसाळ्याचे दिवस आले आहे, आम्हाला राहायला बांधायला पैसे नाही आहे। आम्ही काय बांधू ते त्या जागी आणि तिथं आमचे भांडणं होत आहे।
आणि साहेबांना असिस्टमेंटची नक्कलही दिली नाही आहे. आणि आमची हीच मागणी आहे की आम्हाला असिस्टमेंट, घरटॅक्स पावती आणि नळाचे कनेक्शन, वीज कनेक्शन आणि पक्के घर आमच्या घरकुल लवकरात लवकर यावे हीच मागणी आहे. आणि ज्यांनी अतिक्रमण केलेले आमच्यावर जे अन्याय केलेला आहे आणि ज्या मुख्याधिकाऱ्यांनी आमच्यावर अन्याय केलेला है त्यांच्यावर शिक्षा झाली पाहिजे हीच मागणी है. 10 लाख रुपए लेने के बावजूद उसे अमरावती जिले के श्री शिवाजी शिक्षण संस्थान में नौकरी देने से मना करने का आरोप एक महिला ने लगाया है. ये महिला बुल्ढाना जिले के संग्रामपुर तहसील की चांगेफल की रहने वाली है. इस मामले में न्याय के लिए शिवाजी शिक्षण संस्थान के मुख्यालय के सामने सोमवार से उस महिला ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है. श्री शिवाजी शिक्षण संस्थान के पूर्व सचिव भांबुरकर के अनुरोध पर पदाधिकारियों महादेवराव भुईभर और अरुण शेलके को खेत बेचकर पैसे दिए. अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख ने इस दौरान कहा कि यदि सीटें उपलब्ध हो जाती हैं तो हम आपको प्राथमिकता पर विचार करेंगे. जब इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्हें भूख हड़ताल का सहारा लेना पड़ा. श्री शिवाजी शिक्षण संस्था द्वारा शिक्षक पद के लिए जारी विज्ञापन के दौरान नीता भांबोरे ने आवेदन किया और विधिवत रसीद ली. इस बार उनसे 150 रुपए की रसीद फाड़ दी गई. साथ ही शिवाजी शिक्षा संस्थान की आश्रमशाला और छात्रावास आंचरवाड़ी के शिक्षक पद के लिए आवेदन किया गया था. खेत बेचने और 10 लाख रुपए देने के बाद भी उन्हें कोई लाभ नहीं मिला. इसलिए नीता भांबेरे ने शिवाजी शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष को दिए निवेदन में अंचारवाड़ी स्थित शिवाजी शिक्षण संस्थान के स्कूल में शिक्षक के रूप में नियुक्त करने की मांग की है. शिवाजी शिक्षण संस्थेचे माजी अध्यक्ष अरुण शेळके आणि उपाध्यक्ष महादेवराव भुईभार आणि सचिव विगो भांबुरकर यांनी संगनमताने मला 10 लाख रुपयाची मागणी केली आणि तुम्हाला संस्थेमध्ये लावून घेतो म्हणून सांगितले. त्यानंतर मी त्यांच्यावर विश्वास टाकून माझं 2 एकर शेत विकलं. त्यांनी आम्हाला सल्ला दिला की बा 2 एकर शेत विका आणि आम्ही आमच्या मार्ग तुम्हाला लावून घेऊ. परंतु त्याच्यानंतर मी वारंवार भेटले त्यांना पण कुठल्या पदावर रुजू करून घेतले नाही. नंतर विद्यमान अध्यक्ष यांनासुद्धा मी भेटले परंतु त्यांनी मला आश्वासन दिलं की तुम्हाला जागा निघाल्यानंतर तुमचा विचार करण्यात येईल. आणि त्यांनासुद्धा मी वारंवार अशी 10 वर्ष झाले मी भेटतच आले परंतु अजूनही माझा कुठल्याच पदावर विचार झालेला नाही. आणि म्हणूनच मी आज उपोषणाकरता इथं बसलेली आहे. शिवाजी शिक्षण संस्थेमध्ये लावून घेतो म्हणून सांगितलं आणि DD मार्फत पैसे मागितले. अरुण शेळके आणि अध्यक्ष अरुण शेळके आणि उपाध्यक्ष महादेवराव भुईभार. अमरावती के पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर चौक पर पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर जयंती के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया. अहिल्या महिला परिषद, महारानी अहिल्या देवी समाज प्रबोधन मंच द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम के दौरान एक रैली भी निकाली गई. विधायक सुलभाताई खोड़के एवं अन्य अतिथियों की ओर से पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई. उनकी जयंती के अवसर पर उपस्थित सभी लोगों की ओर से सामूहिक रूप से उनका अभिवादन किया गया. इस दौरान विधायक श्रीमती सुलभाताई खोड़के और अन्य गणमान्य लोगों द्वारा हरी झंडी दिखाने के बाद 2 व्हीलर रैली की शुरुआत हुई. इस अवसर पर अहिल्याबाई महिला परिषद की इस दुपहिया रैली में भाग लेने वाली महिला बहनों ने पारंपरिक परिधान पहनकर, पीली पगड़ी पहनकर यलकोट यलकोट जय मल्हार व पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर की जय जयकार लगाकर सबका ध्यान आकर्षित किया. खूप खूप धन्यवाद. खूप खूप धन्यवाद. न्यूज रूम से बस इतना ही. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती.